नमस्कार। तो स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में। सबसे पहले तो हम ये बात जानते हैं कि फिजिक्स क्या चीज है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ नेचर। फिजिक्स के अंदर हम लोग बेसिकली तीन चीजें पढ़ते हैं, एक है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है फिजिकल फिनोमेना और तीसरा है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स वो हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं और उनका कुछ मास होता है। फिजिकल फिनोमेना वो फिनोमेना है जो हम लोग नेचर में ऑब्जर्व करते हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज वो चीजें हैं जिन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं। By definition, all quantities which can be measured are called physical quantities. For example, length, mass, time, work done, etc. अब फिजिक्स में जो भी चीज़ हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इमोशंस हैं, वो ये फिजिक्स के दायरे में नहीं आते। ठीक है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि भाई मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो मेजरमेंट क्या चीज़ है। मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि अगर मैंने कहा कि भाई अगर ये एक रिमोट है और इसकी कुछ लंबाई है, ठीक है, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है, तो हम ये कह सकते हैं भाई ये 1, 2, करीब करीब 3 रिमोट जितनी लंबाई है। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने इस रिमोट की लंबाई को एक स्टैंडर्ड बना दिया और उसकी हेल्प से मैंने यहां से लेके यहां तक की लंबाई नाप ली। समझ में आ रही है आपको ये वाली बात? अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज को भी हम लोग इसमें और ज़्यादा इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। और वो कैसे, अभी हम यूनिट्स के बारे में भी आएंगे और मेजरमेंट्स के बारे में और बात जानेंगे। वैसे ये जो अभी मैंने लेंथ मानी थी उसको हम लोग एक यूनिट बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट्स अलग है, ठीक है, ये तो मैंने एक रैंडम यूनिट मान ली थी, लेकिन हम लोग और स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो बेसिकली दो तरीके की होती है। एक होता है फंडामेंटल सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब क्या होता है फंडामेंटल सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। इस बात का मतलब क्या हुआ समझते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कहा कि मैं बात कर रहा हूं मान लीजिए वेलोसिटी की, अगर यहां पे बात हो रही है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होती है लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। अब अगर मैंने वेलोसिटी को लेंथ और टाइम के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब यह है कि ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं रह गए। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होने का सीधा सीधा मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भी ये सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको आप आपस में, इनमें से किसी को भी आप बाकी 6 या 5 या 4 या किसी और के टर्म्स में कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते बिना किसी और एक फिजिकल क्वांटिटी को सीन में लाए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हम कभी भी लेंथ को इन सब में से किसी को भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, उससे आपको लेंथ कभी नहीं मिलेगी। ऐसे आपको मास अगर आपको चाहिए तो इन बाकी में से किसी को भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 1 बाय लेंथ कर दो। जैसे अगर मैं कहता हूं फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक फंडामेंटल सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं आ सकते। तो कहने का मतलब यह है कि फंडामेंटल सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को पहली बात तो जरूरी नहीं है कि फिक्स हो, ठीक है। कोई भी सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एक फंडामेंटल सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकती है, ऑल्दो इसको हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को एक स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को स्टैंडर्ड फंडामेंटल सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज माना हुआ है, ठीक है। आपके सामने ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपसे यह पूछा जाएगा कि ये बताइए कि लेंथ, वेलोसिटी और मास, क्या ये तीनों एक सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं? प्लीज नोट कौन कौन से बोले मैंने, मैंने आपसे बोले, हाँ, तो एक मैंने आपसे बोला जैसे लेंथ, वेलोसिटी और मास। तो लेंथ, वेलोसिटी और मास जो है ये एक, क्या आप बता सकते हो कि ये एक सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हाँ, हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं लेंथ बोलूं तो लेंथ क्या है, लेंथ को मैं वेलोसिटी और मास के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे टाइम भी चाहिए, ठीक है। मास का तो खैर इन दोनों से कनेक्शन ही बहुत दूर तक है। ऐसी वेलोसिटी को जो है वो मैं लेंथ अपॉन टाइम बोलूंगा तो मुझे टाइम चाहिए। तो बिना किसी बाहर वाले सेट के बाहर वाली फिजिकल क्वांटिटीज को यूज किए इन तीनों में से किसी को भी आपस में एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए इसे हम लोग
फंडामेंटल सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की तरह भी यूज कर सकते हैं। हालांकि जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है वो है लेंथ, मास, टाइम। 11th वाले पार्ट में ज्यादातर आपका इनसे काम चल जाता है। उसके बाद आता है टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनको अगर आप देखते हैं तो यहां पर इसकी ये तो एसआई यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होती हैं। लेंथ की है मीटर, मास की है किलोग्राम, टाइम की है सेकेंड, टेम्परेचर की है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अच्छा, जैसा कि मैं एक एग्जांपल और लेता हूं कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई लेंथ, लेंथ, फ्रीक्वेंसी और टाइम, क्या ये तीनों एक फंडामेंटल सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फ्रीक्वेंसी को खुद को हम लोग टाइम के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं रह गए, इसलिए ये एक फंडामेंटल सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तो हुई फंडामेंटल सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद आती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या चीज है? ये वो क्वांटिटीज हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of the fundamental quantities as known, these quantities are known as derived quantities। जैसे कि स्पीड या वेलोसिटी, अभी अभी आपने देखा कि भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, तो यानी कि वेलोसिटी जो है वो फंडामेंटल सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनके टर्म्स में हम वेलोसिटी को डिफाइन कर पा रहे हैं या उसको हम उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो एक डिराइव्ड सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे मैंने यहीं पे अगर मान लिया फोर्स, एक्सेलरेशन बोल दिया, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो अगर मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन बोल दिया, एक्सेलरेशन क्या होती है? वो होती है लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई। जैसे मैंने बोला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास की जगह तो m आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू एल टी की पावर -2 आ गया, यानी कि मैंने फोर्स को भी मास और एक्सेलरेशन के टर्म्स में डिराइव कर दिया, और ये सब एक्सेलरेशन खुद लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर थी, तो यानी कि फोर्स को मैं फंडामेंटल सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में से कुछ क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल, ये सब जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी मानी जाती हैं बाय स्टैंडर्ड? हो कोई भी सकती है, जैसे ये भी एक सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो सकता था, लेकिन जो स्टैंडर्ड माना जाता है वो है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और साथ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ क्यूब। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? वो लिखी है। फोर्स हो जाएगी, ये लिखा है। प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, तो उसमें अपन लेंथ स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि अगर हम फोर्स की अगर एक्सप्रेशन निकालें तो वो प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालें तो वो फोर्स अपॉन एरिया आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है कि अब यहाँ पे डायमेंशनल और डायमेंशनलेस क्वांटिटीज भी होती हैं। डायमेंशनल क्वांटिटीज क्या चीज हैं? जिनके कुछ डायमेंशंस होते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि डायमेंशन क्या चीज है, और डायमेंशन लेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, जहां डायमेंशंस नहीं होंगे। तो पहले हम देखते हैं डायमेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, उससे पहले छोटी सी चीज और, वो है यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट माना था। ठीक है, तो जब पहले जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी थी, SI जिसे हम कहते हैं, वो जब स्टैंडर्ड यूनिट्स ढूंढ रहे थे दुनिया में, तो उन्होंने देखा कि भाई सब लोग अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ के लिए कोई फीट यूज कर रहा है, कोई मीटर यूज कर रहा है, कोई गज यूज कर रहा है, बोला अलग अलग चल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोई नॉटिकल माइस यूज कर रहा था, तो व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने ये देखने के बाद कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग या सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी है वो कौन सी यूनिट यूज कर रही है, और उन यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया, ताकि अलग अलग देशों के बीच में या अलग अलग जगहों के बीच में जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो सेम रहे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो रशिया में से कोई प्लेन उड़ा, अब वहां की यूनिट कुछ और है, अब वो यूएस में लैंड कर रहा है, और वहां की यूनिट वो मेट्रिक सिस्टम यूज कर रहे हैं, वो मीटर्स को लेंथ मान के चल रहे हैं, मीटर्स में लेंथ नाप रखी है। तो वो प्लेन जब उड़ रहा होगा, जब वो लैंड कर रहा होगा, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि वो जमीन कितनी ऊपर है, और अगर वो नहीं समझ में आएगा तो उसके क्रैश होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वो यूनिट का जो कन्वर्जन है वो कर ही नहीं पा रहे। वहां लिखा हुआ आ रहा है 50, और वो पता चला 50 फुट था। अब 50 फीट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 50 मीटर्स, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 मीटर में ऑलमोस्ट 3 फुट होते हैं। तो उसमें हो सकता है वो वहां 50 लिखा हुआ था, इनको लगा 50 मीटर है, वो अपने आराम से नीचे आ रहे थे, पता चला वो तो जब जीरो के आसपास पहुंचे तब पता चला कि यार जमीन तो आ गई। ठीक है, तो वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए बहुत जरूरत है यूनिट्स को।
यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या करते हैं ये, द चोजन डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीपल स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स इन मल्टीपल्स ऑफ विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसकी 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला, इट मस्ट बी वेल डिफाइंड, ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा मीटर इतना मेरा मीटर इतना, ठीक है, सबके मीटर्स जो है वो बिल्कुल परफेक्टली डिफाइंड होने चाहिए। दूसरा, दे शुड बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल, जैसे जो मीटर की जो डेफिनेशन है, वो जो मीटर स्टिक है वो कहीं किसी म्यूजियम में आराम से इन्होंने संभाल के रखी हुई है, लेकिन जब वो जहां भी रखी हुई है, अब अगर हर जगह मुझे उसी मीटर स्टिक की रिक्वायरमेंट हो, हर कपड़े की दुकान में मुझे वही मीटर स्टिक चाहिए, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है भाई, पहले वहां से लेके आओ, ठीक है, वहां यूरोप में कहीं रखी हुई है वो किसी म्यूजियम के अंदर, उसको कोई हाथ भी नहीं लगाने देता, तो भाई उसको देख के थोड़ी अंदाजा लगेंगे अच्छा ये इतना लग रहा है तो इतना ही अपन यूज कर लेते हैं, ये नहीं होगा। तो आपको रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, इसका मतलब उसकी सेम लेंथ जो है उतनी लेंथ की, जैसे अगर आप उसमें जाओ किसी भी कपड़े की दुकान में जाओगे तो आपने देखा होगा कि उनके पास एक स्टील का इतना लंबा सा एक मीटर का वो लेंथ होती है, या फिर वो कई लोग तो क्या वो जो काउंटर होता है काउंटर के ऊपर ही निशान लगा लेते हैं कि भाई ये 1 मीटर का निशान है, और उसी के हिसाब से नाप के कपड़ा दे देते हैं। ठीक है, तो इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, ठीक है, एंड इजीली अवेलेबल, वेल डिफाइंड तो खैर है ही सही। ठीक है, दूसरा ये है कि दिस शुड बी इनवेरिएबल, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो लेंथ है, मैं एग्जाम्पल के रूप में मीटर लेके चल रहा हूं भाई, वो इनवेरिएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अपन ने देश बदला तो भाई इनका मीटर इतना उनका मीटर उतना है। ठीक है, नेपाल का राजा का पैर छोटा था तो वहां का फुट छोटा हो गया, और मेवाड़ के राजा का पैर बड़ा था तो उनका फुट बड़ा हो गया, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मीटर जो यहाँ है उतना ही मीटर वहां होना चाहिए। अच्छा, यहाँ इनवेरिएबल ना सिर्फ स्पेस के साथ है बल्कि वो टाइम के साथ भी इनवेरिएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह बड़ा है शाम को मतलब राजा बड़ा हो गया तो पैर बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की स्टैंडर्ड चीज है भाई, 1 मीटर ही होता है, ना वो टाइम के साथ बदल रहा है ना वो जगह के साथ बदल रहा है। ठीक है, फिर अगली बात है इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, तो वो तो खैर फिर जो मेजॉरिटी जो यूज करती है वो चल ही रहा है। ठीक है, ये होगी बात यूनिट की। तो अब हम बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में। अब डायमेंशंस क्या है, बेसिकली जैसे कि आपने अभी देखा था कि जब भी हम एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने बात करी थी फोर्स इज इक्वल टू mlt-2, हमने अभी भी डिराइव किया था। ठीक है, तो ये बेसिकली जो चीज है इसे कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और जो जैसे मास की जो पावर यहाँ पे चढ़ी है वो आप देखोगे 1 है, ऐसी लेंथ की पावर 1 है, टी की पावर जो है वो -2 है, तो यानी कि हम कहेंगे कि डायमेंशंस ऑफ मास इन फोर्स इज 1, ऐसे डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन फोर्स इज 1, ऐसे ही डायमेंशंस ऑफ टाइम इन फोर्स इज -2। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू व्हिच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। ठीक है, To make it clear, consider the physical quantity as force. ये वाला force का example है, as we shall learn later. Force is equal to mass into time. वो तो खैर आप जानते ही हैं. And acceleration is change in velocity divided by the time interval. Velocity is length divided by time. अगर यहाँ पे मैं velocity की बात करूँ तो जैसा कि हमने अभी देखा वो LT-1 हो जाएगा. Actually वो L/T होता है जिसे हम लोग LT-1 कह सकते हैं. और ये जो पूरा expression है, this expression is actually known as the dimensional formula. ठीक है, तो यही बात जो मैंने अभी बोली है वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। और फिर हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आती बात डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा होता है F = LT-2, एक्चुअली m × L × T की पावर -2 लिखा हुआ है। ठीक है, पर उसको हम लोग वैसे MLT-2 बोल देते हैं। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला? Physical quantity that can be expressed in terms of base quantities enclosed in square brackets to remind that the equation is among the dimensions and not among the magnitudes. मतलब वो actual relation नहीं है, ये सिर्फ physical quantities के बीच का रिश्ता है। इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक फोर्स के सामने एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगा दिया जाता है। ठीक है, और ये फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज में ही जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। ठीक है, thus the dimensional formula of force is MLT-2, the two versions given below. ठीक है, the dimensional formula for force is MLT-2. ठीक है, दूसरी बात, dimensions of the force are 1 in mass length, 1 in length and -2 in time, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई मास के डायमेंशंस क्या होंगे, तो भाई मास तो खुद ही मास है। ठीक है, तो मास के लिए हम ये कह सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास क्या आएगा। एक्चुअली उसको लिखना हमें कुछ इस तरीके से चाहिए कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला
ऑफ मास इज गोइंग टू बी व्हाट, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वो हो जाएगा m की पावर 0 m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर 0, या उसको हम सीधे सीधे m भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायमेंशनल फॉर्मूले किसी भी क्वांटिटी के लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगली जो चीज है वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। भाई ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये होता है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर। जैसे कि अगर मैंने जैसे अलग अलग सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स होती हैं, जैसे कि एसआई यूनिट होता है जो कि हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है, फिर सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसमें हम लोग लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर में लेते हैं, इसकी टाइम की यूनिट सेकंड्स में लेते हैं, और मास की जो यूनिट है वो ग्राम्स में लेते हैं। एसआई सिस्टम जो होता है वो स्टैंडर्ड है, जो अगर आपको कुछ नहीं कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर तो हम एसआई में ही आंसर देंगे, एसआई में ही डेटा को कन्वर्ट करेंगे। एसआई सिस्टम में क्या होता है, लेंथ ली जाती है मीटर्स में, टाइम लिया जाता है सेकंड्स में, और मास लिया जाता है किलोग्राम्स में। ठीक है, जो मैंने शुरू में आपको यूनिट्स बताई थी वो बेसिकली एसआई यूनिट्स ही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वन सिस्टम, अब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर मुझे अभी हम एग्जांपल देखते हैं कि जैसे अगर मुझे डिस्टेंस को मेजर करना है, 1 मीटर डिस्टेंस है, उसको मतलब एसआई यूनिट्स में 1 मीटर है, तो उसको मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसको मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वैसे तो खैर ये थोड़ा कॉमन सेंस जैसी चीज है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, तो इसलिए वो कन्वर्ट करना आसान है। लेकिन जब कोई थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज होती है तो उसके लिए फिर हमको कुछ यहाँ पे फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, किसी भी चीज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट होता है हमेशा। सॉरी, हाँ, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट होता है। ठीक है, अब देखो अगर कोई ये चीज ये मान लो ये मीटर है, अब ये अगर 1 मीटर है तो मैं इसको मैं चाहे मीटर्स में बोलूं, चाहे मैं इसको सेंटीमीटर से बोलूं, चाहे मिलीमीटर में बोलूं, चाहे किलोमीटर में बोलूं, ये डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना। अलग अलग लोग अलग अलग यूनिट में बताएंगे तो इसका मतलब ये डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगा। इसका मतलब जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो उतना ही रहेगा। जितनी होगी बड़ी यूनिट उतना होगा छोटा उसके आगे लगा हुआ नंबर। जैसे कि अगर मैंने कहा कि कहीं कोई चीज 1 मीटर लंबी है तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 millimeters, that is also equal to 1/1000 kilometers। तो आप ये देखोगे कि जब जैसे जैसे यूनिट बदलती है, जैसे जैसे यूनिट बदलती है वैसे वैसे जो आगे की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी बदल रही है। जितनी ज्यादा बड़ी होगी यूनिट उतना छोटा होगा आगे की न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, क्योंकि वही तो आपको टोटल मैग्नीट्यूड दे रहा है। यानी कि n1u1 इक्वल टू n2u2, यहाँ पे एक कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है कि जितनी बड़ी होगी यूनिट उतनी छोटी होगी उसके आगे की न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि टोटल वैल्यू जो है वो हमेशा सेम आने वाली है। ठीक है, अच्छा, अब एक एक्सप्रेशन यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है, इसको अभी हम लोग यूज करना सीखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली किया कुछ नहीं है, वही n1u1 इक्वल टू n2u2 कर रखा है। तो अगर मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू एक नई वाली चाहिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू का जो रेशियो होगा मतलब n2 बाय n1 इज इक्वल टू u1 अपॉन u2 आ जाएगा। ठीक है, इसी को ऐसे लिखा हुआ है। अभी इसका जो एग्जैक्ट यूज है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं। भाई पहला एग्जांपल तो ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया ऑलरेडी कि एसआई यूनिट हो गई 1 मीटर, सीजीएस यूनिट होगी 100 सेंटीमीटर्स। ऐसे एक फुट पाउंड सेकंड भी होता है, यानी कि जब हम फुट में मेजर करते हैं तो वो हो जाता है 3.28 फीट। एक फुट जो होता है उसके अंदर 12 इंचेस होते हैं, तो अगर आप इंचेस में कन्वर्ट करना चाहो तो वो 39.4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल कन्वर्जन हो गया, जिसका एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है अगर हमें कन्वर्ट करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, को फीट पर सेकंड स्क्वायर में। तो कैसे करेंगे, तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। वो ये है कि अगर मुझे ये पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, और मुझे इसका सिस्टम कन्वर्ट करना है, तो एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका तो ये है कि कुछ मत करो, मीटर की वैल्यू फीट के टर्म्स में डाल दो और सेकंड की वैल्यू जो भी नया वाला सिस्टम है उसके टर्म्स में डाल दो। वो बात अलग है कि अभी जो हमें चाहिए वो दे रखा है, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा है, और जो पूछा है वो फीट पर सेकंड स्क्वायर में पूछा है। तो सेकंड यानी कि टाइम की यूनिट तो सेम ही है, तो हमें सिर्फ लेंथ की यूनिट चेंज करनी है। तो हम क्या करेंगे, मीटर, हमें ये पता है, अभी अभी हमने ये देखा था कि 1 मीटर की जो वैल्यू है, सॉरी 1 मीटर की जो वैल्यू है वो 3.28 फीट के बराबर आ रही है।
ठीक है, अगर ऐसा है तो मैंने बस यहाँ पे लिखा है इसको 9.8 जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दिया, मीटर को लिख दिया 3.28 फीट डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, तो वो फीट पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू आ गई। तो अब मुझे करना क्या है, कुल मिला के बस 9.8 को मल्टीप्लाई करना है 3.28 से। ठीक है, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे जो वैल्यू है वो, अब एग्जैक्ट वैल्यू देख लेते हैं वो क्या आ रही है, वो 9.8 इंटू 3.28 आता है 32.14 के आसपास, और जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर बोल सकता हूं। तो अप्रोक्सीमेटली ये 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करने का। समझ में आ गई आपको ये वाली बात? लेकिन अगर मान लो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता, एक तो था अपन ने सीधे सीधे ही चेंज कर दिया, एक था अगर हमने एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को चेंज किया। लेकिन अगर मान लो कि कोई आपसे ये कहता है कि भाई ऐसा यूनिट है न्यूटन फोर्स की, और उसको आपको सीजीएस यूनिट यानी कि जिसको हम डाइन कहते हैं उसमें कन्वर्ट करना है, और आपको बताना है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं या एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ऐसा यूनिट का मतलब होता है किलोग्राम मीटर एंड सेकंड। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो हमने ये कहा कि भाई देखो ऐसा है, बिल्कुल जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि फोर्स इज इक्वल टू MLT-2। तो सबसे पहले तो हमने यहां पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे फोर्स की जो एसआई यूनिट है, यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट डिवाइडेड बाय फोर्स की सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट इज इक्वल टू मास की एसआई यूनिट अपॉन मास की सीजीएस यूनिट, फिर लेंथ की एसआई यूनिट अपॉन लेंथ की सीजीएस यूनिट, टाइम की एसआई यूनिट अपॉन टाइम की सीजीएस यूनिट, और पावर वही वाली चढ़ा दी जाएगी जो डायमेंशंस में चढ़ी हुई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पे हम ये कह सकते हैं कि भाई पावर इनकी तो 1 ही है और इसकी आ जाएगी -2। अब उठा के सारी वैल्यूज डाल देते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। इसकी फोर्स की सीजीएस यूनिट इन्होंने खुद बताया है कि वो हो जाएगी डाइन, तो यहां पे मैंने लिख दिया छोटा डी डाइन, इज इक्वल टू मास की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, मास की सीजीएस यूनिट क्या है, ग्राम, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर, लेंथ की सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड, टाइम की सीजीएस यूनिट क्या है, सेकंड ही है, पावर -2। तो ये तो वैसे भी कट गए, तो 1 की पावर -2 1 ही आ गया। यहां देखा जाए तो क्या मैं 1 किलोग्राम को लिख सकता हूं 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, सेकंड तो पहले शहीद हो गया था। तो यहां पे मुझे न्यूटन की जो वैल्यू आ रही है, कहां गए न्यूटन, हाँ, तो यहां पे जो न्यूटन अपॉन डाइन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, यहां से आप देख सकते हो न्यूटन की जो वैल्यू आएगी वो 10⁵ डाइन के बराबर आ जाएगी। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है, यहीं पे आप जैसे आप जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हो, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड अर्ग इज द एसआई यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। उसको आप कन्वर्ट करते हो, आप मुझे बताना कि आप नीचे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि जूल अर्ग के टर्म्स में कितना आता है। ठीक है, अच्छा, ये उसी चीज का एक्सप्लेनेशन दोबारा है, थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में। ठीक है, अच्छा, जो दूसरी एप्लीकेशन होती है यूनिट्स एंड डायमेंशंस की, वो होती है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन। तो भाई अगर कोई भी फिजिकल रिलेशन दे रखा है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि भाई मैंने लिखा है S = UT + ½ AT², तो ये जो चीज है ये सही है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो अब देखो इसमें हम लोग एग्जैक्टली सही है या गलत है ये तो हम पता कर नहीं सकते डायमेंशनल फॉर्मूले से, पर हम इसके डायमेंशन जरूर चेक कर सकते हैं कि भाई डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, अब एक बात जान लीजिए आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर कोई एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन डायमेंशनली गलत है तो वो पक्का फिजिकली गलत ही होगा। ठीक है, डायमेंशनल करेक्टनेस तो होनी ही पड़ेगी भाई। जैसे अगर ये है, ये एक्सप्रेशन है, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, यू है वेलोसिटी, टी है टाइम, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। अगर मैं इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस देखूं तो इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ सेम डायमेंशन आने चाहिए इक्वालिटी के। ठीक है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि दोनों तरफ सेम डायमेंशंस होंगे। अगर एक्सप्रेशन में हर जगह जितने भी टर्म्स जोड़े घटाए जा रहे हैं
उन सब के डायमेंशन आपस में सेम होने चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है भाई, आप लेंथ में लेंथ जोड़ सकते हो, ठीक है, आप लेंथ में मास नहीं जोड़ सकते, आप मास में टाइम नहीं जोड़ सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मेरा जो मास है वो 65 किलोग्राम्स एंड 5 सेकंड्स है। 65 किलोग्राम 5 सेकंड का क्या मतलब हुआ? या अगर कोई कहे कि भाई ये जो दूरी है ना, ये 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर 35 ग्राम है, तो ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है, थोड़ी क्या, बहुत ज्यादा अजीब है। तो कहने का मतलब ये है कि आप दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को कभी भी ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब जब भी कोई चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उन सब की फिजिकल क्वांटिटीज आपस में सेम आनी चाहिए, या एक्चुअली फिजिकल जो उनके जो डायमेंशंस हैं वो सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, और इसलिए उनके डायमेंशंस भी आपस में सेम आने चाहिए। जैसे कि एस का डायमेंशन क्या है? लेंथ है, ठीक है। यूटी का डायमेंशन क्या है? यू का डायमेंशन होता है LT - 1 वेलोसिटी है, मल्टीप्लाइड बाय टी और कर दिया तो वो भी एल बन गया। ए का डायमेंशन क्या है? LT - 2 मल्टीप्लाइड बाय T2 कर दिया तो वो भी एल बन गया। तो इसका डायमेंशन भी एल, इसका भी एल, इसका भी एल, सबका एल, और इसका मतलब ये जो चीज है वो डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं किसी तरीके मैं इस हाफ को हटा दूं, अभी भी ये डायमेंशनली करेक्ट है, पर अब ये आप जानते हैं कि ये फिजिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर डायमेंशनली अगर कोई चीज करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट होगी, क्योंकि डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स यहां पर होते हैं कुछ कुछ। लेकिन अगर कोई चीज फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट भी होगी, ठीक है। और एक और बात, अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो फिजिकली तो पक्का गलत है। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब लगा देता, ठीक है, S = UT स्क्वायर कर दूं, तो ये चीज जो है वो डायमेंशनली डेफिनेटली गलत है। क्यों? क्योंकि अरे भाई इसके डायमेंशन L हैं, इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे? LT - 1 मल्टीप्लाइड बाय T स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा LT। तो लेफ्ट में आ रहा है L, राइट में आ रहा है LT, और इसका मतलब ये दोनों आपस में सेम डायमेंशंस नहीं हो सकते। तो ये डायमेंशनली करेक्ट गलत है, तो ये फिजिकली तो पक्का गलत होगा, ठीक है। ये डायमेंशनली गलत है तो फिजिकली तो ये पक्का गलत ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं भाई चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन, क्या ये डायमेंशनली सही है? तो आओ देख लेते हैं। तो भाई लेफ्ट का डायमेंशन क्या है? T है। 2 पाई को हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट मान रहा हूं, पर एक बात ध्यान रखना, दुनिया के सारे कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होते। कभी कभी आपसे कई कांस्टेंट्स के डायमेंशंस निकलवाए जाएंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि 2 पाई है तो वो डायमेंशनलेस ही होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे उसको डायमेंशनलेस मान रहे हैं। अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन देखें तो वो कितने आ रहे हैं? लेंथ तो लेंथ है, अपॉन जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं? वो होते हैं LT - 2, और उसकी पावर क्या चढ़ी है? हाफ, रूट लगा रखा है ना, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन देखें वो T चल ही रहा है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया? राइट हैंड साइड में L से कट गया L, T - 2 की पावर हाफ, तो वो भी आ गया T। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्वांटिटी है ये डायमेंशनली, या ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि इसके दोनों तरफ सेम डायमेंशंस आ गए। समझ में आई ये बात? वही चीज यहां पर भी हमने मतलब थोड़ा सा फेयर करके लिखी हुई है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा 2 पाई को डायमेंशनलेस कांस्टेंट माना गया, ठीक है। अच्छा, अगला जो इसका यूज आता है वो होता है टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। यहां पे खास बात यह है कि जब अगर कोई भी आपको 3-4 फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं और उनके बीच का एक रिश्ता निकालना है, तो वो रिश्ता हमेशा एक प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन का बनेगा। प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन का मतलब ये हो गया कि भाई उसमें कोई एडिशन, जैसे कि S = UT + ½ t² लिखा था, इस तरीके के एक्सप्रेशंस जहां पे प्लस का निशान आ रहा है बीच में, ऐसे एक्सप्रेशंस हम लोग इस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते। हम सिर्फ कर सकते हैं जब वो सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी कुछ अलग अलग पावर चढ़ी हुई हो, ठीक है। और उसी को हम लोग सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हुए करते हैं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि इट इज नोन दैट द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन T of a satellite around the earth depends on the universal gravitational constant G, ठीक है। एक तो T है, एक बार पास G है, मास ऑफ अर्थ M, एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट R। अब इनमें हमको एक्सप्रेशन निकालना है, तो हमको करना क्या है? हमको बेसिकली ये देखना है कि भाई टाइम इज इक्वल टू, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं टाइम इज इक्वल टू G की पावर A, M की पावर B और R की पावर C। ABC हमने अज्यूम कर लिए हैं, ठीक है। प्लस यहां पे फिर कोई एक कांस्टेंट भी होगा, उसको K मान लेते हैं, ठीक है। कुछ कांस्टेंट भी होगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट एक मान लेते हैं,
ठीक है, अब पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि भाई जी के डायमेंशन क्या है। मास के डायमेंशन मुझे पता है, चलो रेडियस लेंथ है उसके डायमेंशन मुझे पता है, जी के डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो जी के डायमेंशन निकलेंगे एक बेसिक फॉर्मूले से, F इज इक्वल टू, जी के डायमेंशन निकलेंगे फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स के डायमेंशन हो जाएंगे mlt-2 इज इक्वल टू जी इंटू मास, दोनों मास, अपॉन एल स्क्वायर। तो अगर मैं इन सबको उधर की तरफ ले जाऊं तो यहां पे क्या बन जाएगा, m की पावर तो -1 आ जाएगी, l की पावर 3 आ जाएगी और t की पावर -2 आ जाएगी। ये आ जाएंगे g के डायमेंशंस। क्या आप सबको ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, एक m कट गया, एक m ऊपर उल्टा आ गया, ऊपर आ गया, और एल स्क्वायर यहां पे मल्टीप्लाई के L3 बन गया, t की पावर -2 तो लिखी हुई थी। ठीक है, ये आ गई g के डायमेंशन। तो हमने यहां पे लिखा दिस इज इक्वल टू, कहां चले गए, हाँ सॉरी, ओके। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू k इंटू, अब चलो k हटा दें क्योंकि अब हम लोग से डायमेंशंस कंपेयर करने वाले दोनों तरफ के। तो यहां पे आ गया टाइम, यहां पे आ जाएगा m-1 इंटू L3 इंटू t की पावर -2 होल टू दी पावर a मल्टीप्लाइड बाय m के डायमेंशन तो m ही आएंगे, m टू दी पावर b, और r के डायमेंशन आ जाएंगे l की पावर c। ठीक है, अब अगर मैं यहां देखूं तो लेफ्ट में क्या लिखा है, यहां लिखा है m0 l0 t1 लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर m की पावर 0 लिखी है, उधर m की टोटल पावर निकालेंगे, वो क्या आ जाएगी, -a प्लस b, इधर से -a उधर से +b। यहां से ये समझ में आ रहा है कि भाई a और b तो बराबर आ रहे हैं। ठीक है, एक एक्सप्रेशन आ गया। l की पावर 0, यहां पे l की पावर क्या है, यहां पे l की पावर है 3a प्लस c। ठीक है, तो 3a प्लस c, ये आ रही है l की पावर। तो यहां से मुझे a और c में एक रिलेशन मिल गया। t की पावर क्या है, 1, यहां पे t की पावर क्या आएगी, यहां पे t की पावर आएगी -2a। और कुछ आ रहा है, नहीं और कुछ नहीं। तो यहां से पता चला कि a की पावर, तो a की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई -12। ठीक है, अच्छा वही एक्चुअली b भी था, a और b दोनों मिल गए। a की पावर अगर -12 है तो c की पावर क्या हो जाएगी, 3/2। ठीक है, तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये बात सबके समझ में आ गई क्या? a की पावर -12, b की पावर -12, c की पावर c की वैल्यू, a की वैल्यू -12, b की वैल्यू -12, c की वैल्यू भी 3/2। और ये सब उठा के हम डाल देंगे यहां पे। तो जो टाइम पीरियड आएगा आपका आंसर में, वो आ जाएगा सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय g की पावर क्या लिखा था, -12, मास की पावर क्या लिखा था, वो भी -12, और c के और r की पावर क्या लिखा था, 3/2। यानी कि ये बन जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू √r³ बाय gm। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूले, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम लोग k की वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन बाकी सारा काम हम लोग यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे वो 1/2 पाई आ जाता है। ठीक है, एनीवेज टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई k इंटू √r³ बाय gm। इसी एक्सप्रेशन को अगर हम यहां पे देखें, 2 पाई आता है, 1/2 पाई नहीं आता। तो ये जो एक्चुअल एक्सप्रेशन, सेम चीज मैंने दोबारा करी हुई है। अगर यहाँ पे अगर आपको राइटिंग में कुछ गड़बड़ लग रही हो तो ठीक है, तो पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ है, सब चीजें एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, वो ये तो हमारा आंसर हमारा यहाँ पे आ चुका है, आंसर हमारा ये आ चुका है। हमें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटीज देखनी थी। रियलिटी ये है कि वो 2 पाई √r³ बाय gm आता है। जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब आपको ये वाली बात समझ में आएगी। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं इस मेथड की? तो इस मेथड की लिमिटेशंस हैं, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर इन मैकेनिक्स द फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग यहाँ पे डिराइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास m, l और t तीन ही तो है। ठीक है, जैसे अगर आप ये एक्सप्रेशन देखो तो इसमें हमने m, l और t, तो हमने जब इनसे जो इक्वेशंस बनाई है वो 3 ही इक्वेशन बनाई है। तो 3 ही इक्वेशन है तो वो 3 ही वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं ना। इसलिए जो फर्दर इसमें अगर इससे 3 से ज्यादा अगर वेरिएबल होंगे तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि वो मल्टीप्लिकेशन टाइप वाले एक्सप्रेशन ही निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि आप प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन की ही बात कर सकते हो। जब सारी फिजिकल क्वांटिटी आपस में अलग अलग पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो आपस में, तभी आप ऐसा एक्सप्रेशन निकाल सकते हो।
आप ऐसा एक्सप्रेशन कभी नहीं निकाल पाओगे जिसके अंदर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, कहीं प्लस आ गया या माइनस आ गया, इस तरीके के एक्सप्रेशन आप सॉल्व, या लॉग आ गया या साइन आ गया, कोई भी और किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन आप इससे डिराइव नहीं कर सकते। जैसे ये s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर ऑल्सो कैन नॉट बी डिराइव्ड। The relation between relations derived from this method give no information about the dimensionless constant। जैसा कि हमने अभी देखा कि ये 2 पाई हम लोग यहां से नहीं निकाल सकते, तो जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। और इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर द फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर और वेक्टर। स्केलर वेक्टर के बारे में आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। हाँ, एक बात और है, कभी कभी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं जिनके आपस में डायमेंशन सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम वर्क डन और टॉर्क की बात करें, या प्रेशर और यंग्स मॉडुलस की बात करें, या स्ट्रेस साथ में, इन सब के प्रेशर, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस सबके डायमेंशन सेम होते हैं, ठीक है। हालांकि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ऐसे ही वर्क डन और टॉर्क आपस में इन दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं, हालांकि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो इनके आप आपस में ये कभी नहीं निकाल पाओगे, इनके आपस में जो रिलेशन है वो आप कभी भी सॉल्व मतलब ऐसे कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर ये दोनों एक साथ आ जाएंगे वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब डायमेंशन तो आपने लिख दिया तो वो फिजिकल क्वांटिटी तो खत्म हो गई, डायमेंशन लिख दिए, अब वो दोनों के डायमेंशन ऐड हो जाएंगे फिर वहां पर, तो वो फिजिकल क्वांटिटी, वो उस तरीके के सवाल हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, ये हैं कुछ बहुत ही कॉमनली आस्क्ड, जो आज तो खैर क्या बहुत कॉमनली यूज्ड जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, और उनके खासकर क्लास 11th के लिए उनके ये डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, मास, टाइम टी, एरिया एल स्क्वायर, वॉल्यूम एल क्यूब, डेंसिटी ml माइनस 3, वेलोसिटी LT माइनस 1 एंड सो ऑन, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी हमने डिराइव किया था, ठीक है। एंगल, अच्छा हाँ, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज भी होती है जैसे कि एंगल है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं तो किसी भी एंगल, कोई भी एंगल सबटेंडेड होता है वो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, तो हम ये कह सकते हैं थीटा की जो वैल्यू है वो L/R है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन इसके डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, ठीक है। ऐसे सॉलिड एंगल भी होता है जिसमें वो एरिया अपॉन R स्क्वायर होता है, वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ऐसी डायमेंशनल क्वांटिटीज होती हैं और ऐसे ही उनकी ही कुछ डायमेंशनलेस यूनिट भी होती है। जैसे इसकी अगर आप यूनिट निकालोगे तो वो रेडियंस है, ऐसा यूनिट रेडियंस है। और फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, सॉरी इसकी सॉलिड एंगल की हम बात कर रहे हैं तो उसकी यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। ये दोनों ही डायमेंशनलेस, ये एक्चुअली सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहलाती हैं और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं, ठीक है। और इनकी यूनिट्स भी डायमेंशनलेस होती हैं, ठीक। अच्छा, बाकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तो सब चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। टाइम पीरियड 1 हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस, जैसा मैं कह रहा था, यंग्स मॉडुलस और प्रेशर कहीं ना कहीं होगा इसके अंदर, नहीं है कोई बात नहीं। यंग्स मॉडुलस है और हाँ ये रहा। तो अगर आप देखो यंग्स मॉडुलस और प्रेशर, इन दोनों के डायमेंशन जो है वो सेम आ रहे होंगे। ये रहा यंग्स मॉडुलस का MLT, हाँ, तो यंग्स मॉडुलस का अगर देखोगे MLT माइनस 2 और प्रेशर का भी है MLT माइनस 2, M/LT2, ठीक है। तो ऐसे कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनके डायमेंशन आपस में मैच कर जाते हैं। अगर ये फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो ये है आपके लिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है यूनिट्स एंड डायमेंशंस की वो पहले से इंप्रूव हुई होगी। और विद दैट वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।